बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम 14 मार्च 2025 डॉन न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। एज यूजुअल हम इसमें मेन न्यूज़ हेडिंग्स को भी देखेंगे और फिर आगे चल के एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आज की न्यूज़ हेडिंग है, सिविल मिलिट्री लीडर्स मस्ट पुट देयर हैंड्स टुगेदर, पीएम। प्राइम मिनिस्टर ने कोयटा जाके एक ये स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जाहिर है कि ट्यूसडे को आपको सबको पता होगा कि ट्यूसडे को ये ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ। जाफर एक्सप्रेस को टेररिस्ट ने रोका, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई और सारा वो मामला आपको पता होगा। तो अब उस मामले में एक समझ लें कि उसको सॉल्व करने के लिए, या उस पर कहते हैं ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले गए कोयटा। और कोयटा जाके उन्होंने ये कुछ बातें की हैं, जिसमें ये मेन चीज़ ये है कि सिविल और मिलिट्री लीडर्स दोनों को इकट्ठा मिल के काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो दहशतगर्दी है, स्पेशली बलूचिस्तान से रिलेटेड जो दहशतगर्दी है, जो कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, बीएलए है, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोला जाता है, वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो बलूचिस्तान की जो दहशतगर्दी है उसका रिलीजन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, कि वो रिलीजन बेस नहीं है। केपी वाली साइड पे जो है वो रिलीजन बेस चीज़ें होती हैं, जो अफ़गानिस्तान इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो बहरहाल ये है कि ये एक स्टेटमेंट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी है, और इस हवाले से वो कोयटा गए थे। आगे चलते हैं। तो इधर हमें एक न्यूज़ मिलती है, इमरान असेल्स ट्रांसफ़र ऑफ जजेस टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है अदर हाई कोर्ट से जजेस को, इमरान खान ने उसको मतलब क्रिटिसाइज़ किया है कि ये नहीं होना चाहिए था। आगे चलते हैं जी। सोलर यूजर्स फेस हायर कॉस्ट एज पॉलिसी रिवाइज्ड। सोलर यूजेस, ये एक नई चीज़ जो है वो सामने आ रही है स्टूडेंट्स। इसमें देखने वाली बात यह है कि सोलर यूजर्स फेस हायर कॉस्ट एज पॉलिसी रिवाइज्ड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल ईसीसी स्लैशेस सोलर नेट मीटरिंग बाय बैक रेट बाय वन थर्ड एंड्स नेट बिलिंग अंडर न्यू फ्रेमवर्क कंज्यूमर्स टू सेल एट ₹10, buy at 42 to 48% पर यूनिट। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा इस हवाले से कि जो सोलर पैनल्स जिन हाउस होल्ड ने, जिन घरों ने लगाए हुए हैं, उन्होंने ग्रीन मीटर लगाया हुआ है, जो कि वापडा की बिजली अगर यूज़ करता है, वो वापडा नहीं लगाया होता है कि वापडा की बिजली जो है वो जितनी यूज़ की जाती है उतनी वो काउंट होती है, और जितनी रिटर्न होती है, रिटर्न का मतलब ये है कि अगर मतलब एक घर ने सोलर पैनल लगाया हुआ है और वो सोलर पैनल अगर इतनी बिजली प्रोड्यूस करता है कि वो उस घर की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो वो वापस वापडा की बिजली में जाना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो घर वाला जो है वो वापडा को बिजली बेच रहा है। ठीक है। तो पहले भी वापडा उससे उस कीमत से कम पे बिजली खरीदता है, जो कि उसको बेची जाती है या आम लोगों को बेची जाती है। लेकिन अब जो है वो तो और इस पे जुल्म की तरफ बात जा रही है, और टैक्सेस लग रहे हैं कि अगर वापडा उस बंदे से बिजली लेगा तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेगा, और अगर वापडा उस बंदे को बिजली देगा तो वो 42 to 48 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से देगा। नॉर्मली ये होता है कि घरों में जो मीटर इस तरह से लगे हुए हैं, जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, सोलर सिस्टम उन्होंने अपने घर में इंस्टॉल किए हुए हैं,
वो क्या करते हैं कि दिन के टाइम पे वापडा को बिजली दे रहे होते हैं, और रात को जब सोलर पैनल बिजली नहीं बनाता तो रात रात को वापडा की बिजली ले रहे होते हैं। और ये दिन को वो इतनी बिजली दे देते हैं कि रात को जब वापडा की बिजली वो यूज़ करते हैं तो वो बराबर हो जाती है। या कुछ उनकी जो उन्होंने वापडा को बिजली दी होती है वो तकरीबन बराबर ही रहती है, या कुछ ज़्यादा हो जाती है, मतलब उन्हें बिल देना नहीं पड़ता। उल्टा उल्टा वापडा के पास उनके जो यूनिट हैं वो सरप्लस में जा रहे होते हैं, और फिर जब वापडा की बिजली किसी भी सूरत में उन्हें यूज़ करनी पड़ती है तो उन्हें बिल ज़ीरो आता है। ये इस तरह से सूरत हाल है। लेकिन अब अगर ये वाली सूरत हाल है कि वो 10 रुपए का यूनिट वापडा उससे खरीदेगा, मतलब ये देखें ना कितना अजीब तरह की ये डिस्पैरिटी है कि वापडा अगर उनसे बिजली का यूनिट खरीदेगा तो 10 रुपए का खरीदेगा, और अगर उन्हीं को बेचेगा तो 48 रुपीज़ का बेचेगा। ये है असल प्रॉब्लम जो कि अब होने जा रही है, और लेट्स सी कि इसका क्या हल निकलता है। लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये कहा है कि ये होने वाला है। ठीक है, और इस खबर को स्टार्ट करते ही मुझे एक ईडीएम नज़र आया, आपको भी पता होना चाहिए इसका। इन येट अनदर नी जर्क रिएक्शन टू कर्ब रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ थ्रू सोलर नेट मीटरिंग अमिड हाई ग्रिड। आगे वो है, लेकिन नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है फौरन से कोई रिएक्शन दे देना या फौरन से कोई काम कर देना विदाउट एनी प्लानिंग, इसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद है जी 10 टेररिस्ट किल्ड इन टांग चेक पॉइंट अटैक। आईएसपीआर ने कहा है जी कि टांग एक सिटी है, एक केपी का, वहाँ पे 10 टेररिस्ट को मार दिया गया है जो कि एक चेक पॉइंट को अटैक करने लगे थे या कर मतलब जो कर चुके थे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, तकरीबन डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा है, और ये यकदम जो एक लहर आई है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसकी क्या रीज़न्स हैं ये तो खैर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हैं, लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर है, एक बात बड़ी क्लियरली अब ये देखी जा सकती है कि ये दहशतगर्दी की लहरें 2001 से लेकर अब तक 24 साल हो गए हैं, ये कभी कम कभी ज़्यादा ये चलती रही हैं। और हमेशा से स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट जो एक बयानिया बनाती थी पूरी कौम उसके बैकिंग पे खड़ी होती थी। लेकिन अब ये एक फ़र्क ये है कि बहुत सारे हमारे बहुत सर्वेज भी इस पे हुए हैं, हमारी कौम की अक्सरियत जो है वो अब स्टेट के नैरेटिव और स्टेट के बयानिए के साथ खड़ी नहीं है, और उसको शक की निगाह से देखती है कि अब ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। पहले कसूर दहशतगर्दों का ही समझा जाता था, लेकिन अब कौम जो है वो उसके साथ खड़ी नहीं है। बहरहाल इसकी डिटेल को आप ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पे आगे चलते हैं जी, एक न्यूज़ है, बाब्स फ्लाई इवन एज नेशनल असेंबली रिजॉल्व्स यूनिटी अगेंस्ट टेरर। ये जो ट्रेन वाला वाकया हुआ है इसके जवाब में या इसके रिस्पॉन्स में या इसके बाद, ये एक आम सी बात है कि हमारे जो मतलब अब वो इत्तेहाद होना चाहिए। जैसे ऊपर ये कहा गया कि जी मिलिट्री और सिविल लोगों को मिल के काम करना चाहिए, इधर नेशनल असेंबली में ये है जी इत्तेहाद होना चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट। तो इवन उस टाइम पे भी बाब्स फ्लाई, ये एक अगेन इडियम है। बाब्स फ्लाई का मतलब ये होता है, ये है कि कोई मतलब लड़ाई झगड़े की बात होना, लड़ाई झगड़ा करना। तो मतलब यहाँ इस न्यूज़ का मतलब ये है कि नेशनल असेंबली में इत्तेहाद की बात करते हुए भी एक दूसरे पे कीचड़ उछाला गया और एक दूसरे से लड़ाई की गई और झगड़ा किया गया। ये फर्स्ट पेज था। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो सेकंड पेज पे टू रिलीव ट्रेन स्टार्ट लिफ्टिंग कोचेस। यस, जो लिफ्टिंग कोचेस डीरेल्ड इन बलूचिस्तान टेरर अटैक। बलूचिस्तान टेरर अटैक में जो
कोचेस डीरेल हुई थी, उनको उठाने का काम करने के लिए रिलीफ ट्रेन्स को भेजा गया। ऑफिसर हेडिंग जेआईटी इन 9 केसेस रिजाइंस। डीआईजी जो कि 9 मई के वाकयात की जेआईटी में हेड कर रहे थे, उस जेआईटी को, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को, इमरान किश्वर, जो डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या वजह बनी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि जी उनकी प्रोमोशन ड्यू थी और वो उनको नहीं दी जा रही थी। ये एक अनोखा वाकया कल हुआ कि लाहौर एयरपोर्ट पे कराची से आने वाली फ़्लाइट, उसने जब लैंड किया तो पता चला कि उसका तो एक व्हील ही नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो एक हिफाजत के साथ कर गया, लैंड कर गया और कोई हादसा नहीं हुआ। कराची एयरपोर्ट वाले कहते हैं जी जब यहाँ से उड़ा था तो उसका वो जी डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे चलते हैं तो हम अपने पेज नंबर 3 पे जाएंगे। और पेज नंबर 3 हमारे न्यूज़पेपर का अगेन एक इम्पॉर्टेंट पेज होता है, जिसमें ज़्यादातर न्यूज़ जो हैं वो कनेक्टेड विद द फर्स्ट पेज होती हैं, या अगर न्यू भी हों तो ज़्यादा लोकल लेवल की होती हैं, जो इंटरनल हमारे नेशनल लेवल की। जी, ट्राइंग सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईगो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है कि इसमें कोई अना का मसला नहीं है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। ये अना का मसला नहीं है, ये कानून का मसला है। उनके ख्याल में ये कानून का मसला है कि अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आएगा तो फिर वो अदालत जो है वो फौजी अदालत उसकी बनेगी, और फौजी अदालत जो है उसको केस को देखेगी। बहरहाल अभी इस पे काम हियरिंग वगैरह चल रही है, और ये सिविल मिलिट्री वाला वो देखा जा रहा है। ये वही वाली जो न्यूज़ है 1 की। और ये कुछ लोग हैं जो रिटर्न हो रहे हैं अपने घरों की तरफ बसेस के थ्रू, और इस तरह से ये सारा वही है जो उसका आफ्टरमैथ है उस ट्रेन अटैक का। सुप्रीम कोर्ट कमेटी फार्मूलेज ड्राफ्ट फॉर फ्रेश रूल्स बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू हियर द चैलेंजिंग टू हियर प्ली चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स पावर्स टू प्रमोट ऑफिसर्स टुडे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक प्ली को जो है वो सुनने जा रही है, जो गवर्नमेंट की पावर, ऑफिसर्स को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट की पावर है उसको चैलेंज कर रही है, एक पिटीशन। आगे जी, रेस्क्यूइंग द रिवर, यस, ये एक फीचर है। इसके बाद आगे चलते हैं तो नॉर्थ का एक और पेज है। पुलिस टाइटन सिक्योरिटी आउटसाइड डिटेंशन सेंटर ऑफ अफगान रेफ्यूजीज का डिटेंशन सेंटर है जो कि रावलपिंडी के एरिया में, वहाँ पे पुलिस ने सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट कर दी है। डिटेंशन सेंटर का मतलब है कि ये वो वाले अफगानी शहरी कि जिनको गवर्नमेंट जो है वो पकड़ पकड़ के भेज रही है अफगानिस्तान, जो जाना नहीं चाह रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट उनको पकड़ती है, वहाँ पे रखती है, और फिर जब कुछ लोग हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको पकड़ के अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करवा देती है। ये डिटेंशन सेंटर है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को ज़्यादा बीफ अप कर दिया गया है, सिक्योरिटी को ज़्यादा कर दिया गया है। जाहिर है वो इसी लिए कि वहाँ पे कोई अटैक हो गया, कुछ लोग भाग ना जाएं। विलेजर्स बुक्ड फॉर प्रोडक्टिंग, यस ठीक है, ये कोई बहुत वो नहीं है इम्पोर्टेंट न्यूज़। जी, तो आगे चलते हैं जी। बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली condemns यूज ऑफ वुमेन फॉर सुइसाइड अटैक्स। बलूचिस्तान असेंबली ने औरतों का खुदकश हमलों में इस्तेमाल जो है उसकी मजम्मत की है। माशाल्लाह बड़ी अजीब खबर है। और ख़बर क्या है, बड़ी अजीब बात है बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से कि औरतों के सुइसाइड अटैक के को काबिल मजम्मत समझा गया है। तो क्या ख्याल है, मर्द अगर सुइसाइड अटैक करेंगे तो वो ठीक है? जाहिर है वो भी काबिल मजम्मत ही है। अजीब से, मतलब गवर्नमेंट हमारी ना, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करे और क्या ना करे। अजीब तरह की बातें आ रही हैं।
आगे चलते हैं। मिनिस्टर्स वाउ टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज। यस, वाउ का मतलब होता है इरादा करना, पक्का इरादा करना। मीडियाज रोल क्रूशल फॉर क्लाइमेट एक्शन। जी, यूके डिप्लोमेट्स ने कहा, बाब्स फ्लाई वाले इसकी आगे कंटिन्यूएशन है। इमरान चैलेंजेस ट्रांसफर ऑफ जजेस। यस, इमरान इमरान खान ने अदालत में ये चैलेंज कर दिया है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस रॉन्ग है। आगे चलते हैं जी। ये एडिटोरियल्स और ओपिनियन है, इसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करते हैं। लेकिन ये आप ज़रा देख लें कि एडिटोरियल पहले वाला कोहेसिव रिस्पॉन्स है, दूसरा एग्रीकल्चर टैक्स है, तीसरा क्लोजिंग द गैप है। फिर उसके बाद बुक स्ट्रीट है। उसके बाद जीडीपी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त आर्टिकल है, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। आगे चलते हैं। लॉस्ट सुन्ना, लॉ सुन्ना, ये हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक सुन्नत के बारे में, कि जिसको भूल गए हैं लोग, उनके बारे में अहमद बिलाल सूफ़ी ने लिखा है। अच्छा पढ़ने वाला आर्टिकल है। आसिम सज्जाद ने नेशनल क्वेश्चन के नाम से लिखा है आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट उस पे चलते हैं पेज पे। तो ये कुछ खबरें हैं नॉर्दर्न एरिया से। आगे चलते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड पेज आ गया। बिजनेस में कहता है जी, पांडा बॉन्ड्स क्रूशियल टू रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। पांडा बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो पैदा करने के लिए। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में बात फिर कभी करेंगे। ट्रम्प थ्रेटन्स ह्यूज टैरिफ्स ऑन यूई ईयू स्पिरिट्स। जी, नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। ट्रम्प स्लैम्ड फॉर यूजिंग पैलेस्टीनियंस एज रेशियल स्लर। हाँ, यस, ये पूरी दुनिया से तनकीद आ रही है कि जिस तरह से ट्रम्प पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करना चाहता है, वो अजीब ही किस्म की लॉजिक है कि पैलेस्टीनियंस अपना पैलेस्टाइन ही छोड़ दे तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। तो बहरहाल इस पे देखते हैं कि आगे क्या चलते हैं। पुतिन बैक्स यूएस सीज फायर आइडिया फॉर यूक्रेन। ये आजकल खबर चल रही है, जिस तरह से ये पुतिन जो है वो, सॉरी, ट्रम्प जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का जो मैटर है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ये पुतिन की तरफ से ये पहली स्टेटमेंट आई है कि वो इसको बैक करता है, वो इसको सपोर्ट करता है। और ज़ाहिर है सपोर्ट करता है तो फिर जो रशिया की तरफ से इशू आएगा, अटैक, मतलब वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो उसको जाहिर है कि वो बैक भी करेंगे यूएस की इस एफर्ट्स को, और उसको फॉलो भी करेंगे जो भी इस ट्रूस के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से हुआ। यूएस टोन स्प्लिट्स G7 as Canada rallies against Russian aggression। G7 एक कंट्री है, लगता है कि वो टूट जाएगा, कि कनाडा जो है वो रशिया के खिलाफ है। यूएस ने भी इसको स्प्लिट करने का शायद कोई इरादा जाहिर किया है। तो इस तरह करके ये G7 के लिए ज़रा लम्हा फिक्रिया बन रहा है आगे चल के। इंटरनेशनल न्यूज़ में 48 बॉडीज एक्सह्यूम्ड फ्रॉम गजाज रूइंड हॉस्पिटल। एक्सह्यूम्ड का मतलब है कि वो निकाली गई हैं वहाँ से 48 बॉडीज। जज ऑर्डर्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू रीइंस्टेट थाउजेंड्स ऑफ डिसमिस्ड वर्कर्स। जज ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उन्होंने वो सारे वर्कर्स निकाले थे जिसमें यूएस एड के भी और CIA के भी और बहुत सारे, उन्होंने कहा जी दोबारा उनको अपनी जगहों पर लगाएं। सीरिया कीप्स रोल फॉर इस्लामिक लॉ इन 5 ईयर ट्रांजिशन। सीरिया जो है वो 5 साल के ट्रांजिशन पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक लॉ की तरफ जाएगा। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़, और इसके बाद ये हमारा
मेन पार्ट का जो लास्ट पेज है वो है ट्रेन हाईजैकर्स कॉल ट्रेस टू अफगानिस्तान। ये फॉरेन, ये जो आईएसपीआर हैं, हमारे डीजी आईएसपीआर, उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ उनके राब्ते थे, वो जो जिन्होंने ट्रेन हाईजैक की। तो दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस ने कहा जी इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो अब जाहिर है कि हो सकता है कि वो लोग जो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे वो इंडिया के पेरोल पे हों। इस तरह से इसकी कुछ बात की समझ आ सकती है, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यूएन प्रोब टर्म्स इजरायली अटैक्स ऑन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स जीनोसाइडल। इसराइल के जो अटैक्स हैं जो हॉस्पिटल्स पे या रिप्रोडक्टिव सेंटर्स पे हैं, उनको जीनोसाइडल अटैक्स कहा गया है यूएन की तरफ से। ऑल आइज ऑन डेमोक्रेट्स एज यूएस बैरल्स टूवर्ड्स शटडाउन। यूएस जज एक्सटेंड्स कोलंबिया स्टूडेंट्स रेपुटेशन बैन। कोलंबिया के जो कोलंबिया का एक स्टूडेंट था जिसको डिपोर्ट किया गया, तो यूएस के जज ने कहा कि हाँ ये ठीक किया गया है। डाउट्स ओवर क्लाइमेट फंडिंग एज डोनर स्क्वीज एड। जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एफर्ट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, उसमें कॉप 29 जो कॉन्फ्रेंस हुई है लास्ट ईयर जो अजरबैजान में, उसमें जो वो नेशंस के जो ज़्यादा बड़ी नेशन है, अमीर नेशन हैं, और एक तरह से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का वजह बनने वाले भी वही नेशन हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो उसमें कहा गया था कि यही नेशन जो है वो फंडिंग करें ताकि क्लाइमेट चेंज के असरात को रोका जा सके और एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जा सके जिसमें क्लाइमेट चेंज को के बुरे असरात को रोका जा सके। अब वो चीज़ें जो हैं वो कुछ खटाई में पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो डोनर्स हैं उन्होंने अपनी एड को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेन पेजेस यहाँ पे हमारे ख़त्म हुए, और आज मैं चाह रहा हूँ कि दो चीज़ें हम पढ़ें डिटेल में, क्योंकि एक एडिटोरियल भी मुझे लगा कि ज़रूर आज हमें डिस्कस करना चाहिए, और वो हम करेंगे। और जो फर्स्ट एडिटोरियल है, और इसके बाद जो एक आर्टिकल है जीडीपी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो इसलिए हमें इसकी तरफ डायरेक्ट आना है। आज फर्स्ट एडिटोरियल था कोहेसिव रिस्पांस। कोहेसिव रिस्पांस में तो स्टूडेंट आपके सामने है, ये हमारे जो वर्ड्स मीनिंग हैं इनके हवाले से ये बात हो रही है। इसमें हम यूज़ करेंगे इसे। अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं आप लोगों से ये कर दूं कि आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ और एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस वगैरह भी अपने प्लेटफॉर्म से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, कि जिसमें ये जो एडिटोरियल्स या जितना भी पूरा न्यूज़पेपर की डिस्कशन मैं अपने इस क्लास में किया करूँगा, उसका उससे रिलेटेड कोई इंग्लिश के एमसीक्यूज़, कोई वोकेबलरी डेवलपमेंट के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इन्हीं में से, मतलब एक वीक में 2 दिन वो अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो 3 दिन की जो डिस्कशन होगी उसकी बेस पे उसमें जो हमने नई वोकेबलरी और नई चीज़ें सीखी होंगी, नए वर्ड्स वगैरह, उनको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, और फिर आप उसका रिस्पांस देंगे कमेंट्स में। तो इस तरह करके ये इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से तवज्जो से सुना करें, क्योंकि इंशाल्लाह आगे चल के आप इसको फर्दर एक तरह से कह लें कि टेस्ट भी करने जा रहे हैं अपने नॉलेज को, कि आप कितना इन क्लासेस से फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, और अब जाहिर है कि स्टूडेंट ये हम सब कुछ आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और बगैर किसी मॉनेटरी बर्डन आपके ऊपर वो कर के दे के दिए वो कर रहे हैं। तो आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
आगे आने वाले दिनों में हम फर्दर भी चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टेस्टिंग होगी न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ों की भी और ओवरऑल चीज़ों की भी। अच्छा जी, तो कोहेसिव रिस्पांस का मतलब ये है, कोहेसिव का मतलब बहुत जुड़ा हुआ रिस्पांस, कनेक्टेड रिस्पांस जिसको हम कहते हैं जी। विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन द कंट्री, इट इज़ अ पिटी that instead of taking steps to preempt or at least minimize them, the government begins to calibrate some kind of response only after the event। हमारा न्यूज़पेपर का एडिटर वो ये कहता है। अच्छा स्टूडेंट, ये शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि वो स्टूडेंट्स आप में से जो कि मेरे इस एक्टिविटी के, इस न्यूज़पेपर एक्टिविटी के रेगुलर विजिटर हैं, लेकिन वो हमारे एडिटोरियल्स वाले ग्रुप में शामिल नहीं हैं, तो वो मुझे अपना नंबर जो है वो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर इधर लिख के दे रहा हूँ, 0321 488 1115। इस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको डॉन एडिटोरियल्स, जहाँ पे ये डिटेल में तीनों डॉन एडिटोरियल्स डेली सेंड किए जाते हैं, वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स वगैरह के साथ, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। ज़ाहिर है इस क्लास में मैं तीनों एडिटोरियल्स तो आपके सामने डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप उसमें आएंगे तो उसमें आपको तीनों एडिटोरियल्स इसी तरह से मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। और इसमें कोहेसिव रिस्पांस में पहली लाइन में एडिटर कहता है कि हमारे कंट्री में टेररिस्ट अटैक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, और ये बहुत दुख की बात है कि गवर्नमेंट पहले से कोई स्टेप लेने की बजाय जब कोई वाकया हो जाता है तो फिर एक बड़ी एक्टिव नज़र आती है, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं करती और पहले से वाकयात को होने से रोका नहीं जाता, या चलो मिनिमाइज नहीं किया जाता। A day after the terrorist hijacking of Jafar Express ended, Prime Minister Shehbaz Sharif headed to Quetta on Wednesday to take stock of matters, while Foreign Office shared details of external involvement in the incident। एक दिन बाद जब ये वाकया जाफर एक्सप्रेस वाला हो गया तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो कोयटा गए वेंसडे को, और उन्होंने वहां जाके जायजा लिया। टेक स्टॉक, टेक स्टॉक का मतलब एक ईडियम होता है। ईडियम, इसको ज़रा गौर से ज़रूर अपनी वोकैबलरी में शामिल करें, टेक स्टॉक। अच्छा स्टूडेंट, और साथ में ये भी आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में समटाइम ग्रामर और वोकैबलरी इतनी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ की गई होती है कि वो आप आम तौर पर अपनी जो राइटिंग होती है उसमें शामिल नहीं कर सकते, उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर की हेडिंग जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बताता हूँ, वो सिर्फ इस मकसद के लिए होती हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ, रीडिंग आपकी अच्छी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। लेकिन जो राइटिंग के लिए आपको चीज़ें हेल्प करती हैं और जो जेन्युइन वोकेबलरी होती है, वो इस तरह के जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो डिटेल में अपना सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, वहाँ से जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करती हैं। तो टेक स्टॉक का मतलब होता है जायज़ा लेना। कहते हैं कि वो फिर फॉरेन ऑफिस ने ये कह दिया कि इसमें फॉरेन हैंड, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक दिन बाद जायज़ा लेने वहाँ पे पहुँचे क्वेटा में। मिस्टर शरीफ रीइटरेटेड द नीड फॉर नेशनल यूनिटी एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस एंड एक्नॉलेज दैट द लैक ऑफ डेवलपमेंट इन बलूचिस्तान वाज एन ऑब्स्टिकल टू एलिमिनेटिंग टेररिज्म। मिस्टर शरीफ ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी यकजहती और कौमी इत्तफाक और कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पे जोर दिया इस क्राइसिस के टाइम पे। और ये चीज़ मानी कि बलूचिस्तान में जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, जो तरक्की का ना होना है या तरक्की का कम होना है, ये टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म को एलिमिनेट करने में एक रुकावट है।
The Foreign Office, meanwhile, reaffirmed the military's earlier assertion that the train hijacking had been coordinated from Afghanistan, while adding that India is sponsoring terrorism in Pakistan. फॉरेन ऑफिस ने इसी दौरान में अ, उसको कंफर्म किया, रीअफर्म किया इस बात को, जैसे मिलिट्री ने पहले कहा था कि अफ़गानिस्तान से उनको हाईजैकिंग दी जा रही थी और वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की। और साथ ही ऐड किया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। अब आगे ये पहली बात तो थी कि शहबाज शरीफ ने क्या किया, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा। अब क्या है, अब आगे तबसरा है किसका, नेक्स्ट पैराग्राफ में एडिटर का। द स्टेट नीड्स टू मेक इट amply clear to foreign actors seeking to harm Pakistan that their efforts will be thwarted। स्टेट को, रियासत को ये चाहिए कि जितने भी फॉरेन एक्टर एक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, बेशक वो इंडिया है या अफगानिस्तान है या कोई भी और है, उनको ये क्लियर मैसेज दें कि पाकिस्तान के अंदर उनकी ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं होंगी। अर्लियर द गवर्नमेंट हैड रिपीटेडली बीन रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द अफगान तालिबान्स लैक ऑफ एक्शन रिगार्डिंग टीटीपी सेंचुरीज इन अफगानिस्तान। इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के सामने ये चीज़ रख चुकी है, और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनका जो लैक ऑफ एक्शन है, टीटीपी की सेंचुरीज जो हैं, टीटीपी की जो पनाहगाहें हैं अफगानिस्तान में, उसके हवाले से अपना कंसर्न जो है वो रेज कर चुकी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगान तालिबान के सामने। लेकिन अफगान तालिबान कुछ नहीं कर रहे। नाउ इट must strongly take up the issue of BLA terrorists being allowed to entrench themselves across the border and plan attacks on Pakistan। लेकिन अब जो है, बहुत बीएलए के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया है, तो अब ये अफगानिस्तान के सामने बहुत ज़ोर से ये मामला रखने की ज़रूरत है। द तालिबान शुड नो दैट unless action is taken against an anti-Pakistan terrorist on Afghanistan soil, bilateral ties will not improve। जहाँ तक मतलब अफगान तालिबान को ये बात जहन में रखनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि जब तक जो पाकिस्तान मुखालिफ टेररिस्ट हैं अफगान सॉइल के ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तो कभी भी दो तरफा ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। सिमिलरली इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन स्टरिंग ट्रबल इन बलूचिस्तान इज़ नॉट अननोन। बिल्कुल इसी तरह से बलूचिस्तान के मामलात में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया की तरफ से ट्रबल का पैदा किया जाना ये कोई अननोन नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी है। द कलभूषण यादव एपिसोड and the dossier that Pakistan handed to the UN detailing India's malign activities should not be forgotten। कलभूषण यादव का जो एपिसोड था और जो डोसियर पाकिस्तान ने यूएन को दिया था इंडिया के हवाले से, वो कोई अभी कोई मतलब भूलने वाली चीज़ नहीं है, वो बोला नहीं जा सका। अच्छा स्टूडेंट, ये ज़रा यहाँ पे ग्रामर का एक पॉइंट भी देख लें। द कलभूषण यादव। अब स्टूडेंट, आप शायद आपके जहन में आए कि कुलभूषण यादव तो एक बंदे का नाम है लेकिन बंदे का नाम इंसान का नाम है, तो उससे पहले द क्यों आ रहा है इंसान के नाम के सामने? क्योंकि इंसान का नाम तो प्रॉपर नाउन है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द तो नहीं आता। ठीक है, लेकिन याद रखें असल पूरी फ्रेज है, ये द जो है ना, ये कुलभूषण यादव के साथ नहीं है, ये द असल में एपिसोड के साथ है, और पूरी फ्रेज ये है, द कुलभूषण यादव एपिसोड। असल में द एपिसोड के साथ है और कुलभूषण यादव भी एपिसोड के साथ है, यानी कि द कुलभूषण यादव एपिसोड का मतलब है कुलभूषण यादव वाला मामला। ठीक है, तो एपिसोड के साथ ही दोनों आ रहे हैं, कुलभूषण यादव भी और द भी। ठीक है, लेकिन तरतीब के एतबार से द पहले आ गया है, तो द है एपिसोड के साथ ही, कुलभूषण यादव के साथ नहीं है। आगे चलते हैं। इट इज़ रिग्रेटेबल दैट इंडिया हैज़ येट टू लर्न टू लिव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल नेबर एंड रिफ्रेन फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू डिस्टेबलाइज रीजनल स्टेट्स। कहता है कि ये एक बहुत काबिल मुजम्मत बात है कि इंडिया को अभी तक एक जिम्मेदार हमसाये के तौर पर रहना नहीं आया,
और वो इलाकाई जो और दूसरी रियासतें हैं उनको डिस्टेबलाइज करने से और उनको गड़बड़ करने से बाज नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा है। द पीएम मस्ट फॉलो अप हिज विजिट विद एक्शन। अब एंडिंग की तरफ जा रहा है और लास्ट पैराग्राफ है। वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने इस विजिट के साथ कोई एक्शन की तरफ भी जाना चाहिए। हिज मेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। उसकी डेवलपमेंट के, जी बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हम करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट अलॉन्ग विद काइनेटिक मेजर्स एंड नेशनल reconciliation effort to bring Balochistan in from the cold is required to effort which should be led by parliament in particular and the political class in general। कहता है इसके साथ ही ये जो डेवलपमेंट का इशारा देना है, मेंशन करना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन असल चीज़ ये है कि कोई वाकई अमली इकदामात होने चाहिए। काइनेटिक मेयर्स, अमली इकदामात होने चाहिए, ताकि एक नेशनल रेकन्सिलिएशन एफर्ट बलूचिस्तान के मामले में पैदा की जा सके। मतलब एक कौमी तौर पर एक यकजहती और एक दूसरे को मुआफ़ करने की एफर्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बैठने की एफर्ट होनी चाहिए। जैसा कि बलूचिस्तान के हवाले से एक कोल्ड का नज़रिया, टू ब्रिंग बलूचिस्तान इन फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, टू ब्रिंग समथिंग इन फ्रॉम द कोल्ड का मतलब, ये एक ईडियम है। टू ब्रिंग समथिंग इन फ्रॉम द कोल्ड का मतलब ये है कि किसी भी सर्द मोहरी के रवैया को छोड़ के गर्म जोशी जाहिर करना। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के हवाले से सर्द मोहरी छोड़ के एक पॉजिटिव एफर्ट होनी चाहिए, जो कि स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे होनी चाहिए और ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास को इसका हिस्सा बनना चाहिए। आगे चलते हैं। वाइल देयर इज अ विजिबल सिक्योरिटी एंगल टू द बलूचिस्तान क्राइसिस। जबकि एक प्योर सिक्योरिटी एंगल भी मौजूद है कि जी सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, एट इट्स हार्ट इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम विच नीड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। असल चीज़ ये है, एट इट्स हार्ट का मतलब ये है, बुनियादी तौर पर या इसके असल जो सेंट्रल आइडिया है उसमें अगर देखा जाए तो ये एक सियासी मसला है जिसका सियासी हल निकालने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म। बिलाशुबा टेररिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, एंड पाकिस्तान से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज़ अ रेड लाइन। और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद हैं वो एक रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब, ये भी एक इडियम होता है, रेड लाइन का मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर कोई समझौता ना किया जा सके वो रेड लाइन होती है। बट अ सोलली मिलिटराइज्ड रिस्पॉन्स हैज फेल्ड टू डिलीवर। एक सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री किस्म का रिस्पॉन्स है वो पहले भी फेल हो चुका है, विच इज़ वाई काउंटर टेररिज्म एफर्ट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय पॉलिटिकल आउटरीच इन बलूचिस्तान। तो इसीलिए जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट हैं उनके साथ पॉलिटिकल आउटरीच भी होनी चाहिए बलूचिस्तान में, और पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ों को देखना चाहिए। नेशनलिस्ट हु बिलीव इन वर्किंग within constitutional parameters must be allowed to spearhead the political process in the province, which while lawmakers from across the country must stand in solidarity with Balochistan and its people, pledging that they will be given the security, development, and rights that all Pakistanis should have। यहाँ से लेकर ये एक पूरा क्रक्स बता दिया है हमारे इस एडिटर ने। एक पूरा सेंटेंस है यहाँ, इस चार चार पांच लाइंस का पूरा सेंटेंस है एक, जिसमें ये बताया गया कि वो नेशनलिस्ट, वो कॉमप्रस्त जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए एक पॉलिटिकल प्रोसेस सूबे में जारी करना चाहते हैं, तो उनको ये अलाउ होना चाहिए कि वो पॉलिटिकली चीज़ों का हिस्सा बने और कंट्री को आगे लेके चलें। और बलूचिस्तान के उन लोगों को पूरा हक होना चाहिए सिक्योरिटी का, डेवलपमेंट का और सारे राइट्स का, जो कि सारे पाकिस्तानियों का हक है। सेवरल बलूचिस्तान पैकेजेस हैव बीन लॉन्च्ड प्रीवियसली। बहुत सारे बलूचिस्तान के पैकेजेस जो है वो लॉन्च किए गए माजी में।
दिस टाइम द स्टेट एंड पॉलिटिशियंस मस्ट मूव बियॉन्ड क्लिशेज एंड परस्यू अ लास्टिंग सोल्यूशन। लेकिन इस वक्त जो है वो स्टेट को और पॉलिटिशियंस को एक ख़ास हद से आगे जाना चाहिए, आम बातों से, आम फहम बातों से आगे जाना चाहिए, और उन्हें एक एक समझ लें कि जो पायदार सलूशन है इस चीज़ का, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमने रीडिंग की इसकी। इसके साथ हम अब आगे चलते हैं। जो एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी है, वो है जी, जीडीपी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। शाहिद महमूद साहब ने ये आर्टिकल लिखा है आज के न्यूज़पेपर में। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें लैंग्वेज भी बहुत अच्छी यूज़ की गई है, और आइडियाज़ भी वो हैं कि जो वाकई आप अच्छे तरीके से समझें और उन्हें अपनी राइटिंग्स में यूज़ करें। सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दी गई हैं। जीडीपी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ूंगा, और जहाँ जहाँ पे मुझे ये लगेगा कि कोई इम्पोर्टेंट बातें आई हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको, इम्पोर्टेंट का मतलब कोई इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज लर्निंग की चीज़ें हैं, तो मैं उनको ज़रूर हाईलाइट करूंगा। इट इज़ दैट टाइम अगेन, द यूजुअल बॉटम एंड बस्ट cycle of Pakistan's endless economic cycle, when we began to hear increasing murmurs of higher GDP growth। वो कहता है कि अब दोबारा फिर वही टाइम है कि जब हम जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बार बार सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो एंडलेस इकोनॉमिक साइकिल है, वो बूम एंड बस्ट, द यूजुअल बूम एंड बस्ट साइकिल। बूम एंड बस्ट साइकिल का मतलब है कि बहुत जिसको हाइप दी जाती है और जो समझा जाता है जी बहुत कोई बहुत अच्छी बात है, वो क्या है जी, कि जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, या जीडीपी ग्रोथ बेहतर हो रही है। द मंक्स इन द पावर, द monks in the power halls of the country zealously sing hymns of high growth and stability, and those who govern us promise dizzying heights for the upteenth time। कि मतलब वो जो पावर में लोग हैं, वो अब थोड़ा सा लिटरेरी टच है, जाहिर है आर्टिकल कहते ही इसको हैं जिसमें बड़ी खूबसूरत किस्म की लैंग्वेज हो। तो ये बात बताई गई है कि वो लोग जो पावर में हैं, वो जीडीपी ग्रोथ को बहुत कोई आउट क्लास चीज़ समझते हैं। तो अब वो राइटर कहता है कि डिड पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ सॉल्व आवर पासिंग मैटर्स, प्रेसिंग मैटर्स। प्रेसिंग मैटर एक अच्छा फ्रेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में, अपने इन उसमें अ, जब आप लिखते हैं कोई न्यूज़, कोई भी चीज़, तो प्रेसिंग मैटर्स का मतलब हमारे असल मामलात जो हैं, वो मामलात के जिनको हल करना बड़ा ज़रूरी है। कहता जी कि जीडीपी ने क्या हमारे इससे पहले वह कभी कोई मसले हल किए हैं। लेट अस कॉन्टेम्पलेट, आओ हम देखते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रेट ट्रेजेक्ट्री contains numerous instances of हाई ग्रोथ रेट। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसने कई दफ़ा हाई ग्रोथ रेट देखी है जीडीपी की। इन द 21st सेंचुरी, पिछले 25 सालों के अंदर अंदर, वी हैव हैड सेवरल टचिंग 6 and 8%। हमें कई दफ़ा जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी 6 और 8 तक गई है। बिटवीन द फिजिकल ईयर्स 2000 एंड 2024, 2000 से 2024 के दरमियान में, द ग्रॉस नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 17 ट्रिलियन रुपीज टू 45 ट्रिलियन रुपीज। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2000 से 2024 के दरमियान में 17 ट्रिलियन से, मतलब कोई ढाई गुना, तकरीबन 3 गुना हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ने ये कहा है। एडिशनली द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव बीन एक्सपेंडिंग देयर footprint under the guise of welfare and enhancing economic growth, estimated to be around 67% and more of the aggressive economic activity size of government footprint in the economy by नदीम हक एंड राजा रफ़ी। उन्होंने जो रिसर्च की है उस हवाले से ये कहा गया है कि जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अपने जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से
तरक्की खूब हो रही है। इन फाइनेंशियल ईयर 00 to 2021, मतलब ये 2000 और 2001 का जो एक फाइनेंशियल ईयर था, उसमें द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट स्टूड एट दिस बिल एट थ्री सेवन थ्री 732 बिलियन रुपीज एंड 511 million, including transfers to provinces of which development expending stood at rupees 72 billion. At the end of the first half of, मतलब पहला साल जो था 2000 से शुरू होके अब जो 2025 तक की बात हो रही है ना, तो बात ये कही जा रही है कि उस वक्त 2000 से 2001 के दरमियान में फेडरल गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंस 732 अरब रुपए था। ठीक है। और उनमें से डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ऑफ विच मिलियन स्पेंडिंग स्टूड एट दिस। हाँ जी। और उसमें, एक मिनट, द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट स्टूड एट दिस एंड फाइव ट्रांसफर प्रोविंसेस टू, ऑफ विच डेवलपमेंट एक्सपेंडिंग स्टूड एट दिस। हाँ जी, मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो उस टाइम पे 72 बिलियन रुपीस थे। अच्छा, अब ये जो 2024 में जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कैलकुलेशन है, इसमें टोटल एक्सपेंस जो हमारा है वो 11 ट्रिलियन तक चला गया है। 11 ट्रिलियन तक चला गया है, रुपीस तक। और उसमें 743 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट की स्पेंडिंग है। मतलब इतना ज़्यादा हमारा पैसा जो है वो बढ़ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में असल में क्या है, ये चूंकि रुपए की कदर बहुत कम हुई है तो इसलिए रुपए की गिनती ज़्यादा है, असल में उसके अंदर पावर कम है, इसलिए ये शो करना चाह रहा है। एनी वे यू लुक एट इट, किसी भी तरह से आप इसको देखें, दीज आर क्वांटम लीप्स इन एक्सपेंसेस। ये बड़े जंप हैं एक्सपेंसेस में, खर्चों में, कि हम खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डेवलपमेंट पे। येट डिस्पाइट ऑल दिस वी ऑब्जर्व समथिंग स्ट्रेंज गोइंग ऑन। इन सब के बावजूद हम ये देखते हैं, फिर भी कहते हैं, इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि कुछ अजीब चल रहा है। The denizens of our country, of this country, are living in droves, even the ones who enjoy a decent quality of life thanks to their wealth। कहते हैं जो मतलब जो इस दुनिया इस पाकिस्तान की, इस कंट्री के जो टॉप के लोग हैं, जिनकी क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी है, वो भी इस वक्त टेंशन में है। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। अब ये जो लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला फ्रेज है, ये भी ओवरऑल एरिया को कवर करने के लिए आता है। ये आप ज़रूर इसको भी अपनी राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री का मतलब है पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री कहना हो, द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री कहना हो, तो आप इसको ज़रा नोट करें इस फ्रेज को। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री का मतलब यह है पूरे कंट्री में। वेदर इन सिटीज़ और फार फ्लंग एरियाज, शहरों में भी और दूर दराज के एरियाज में। फार फ्लंग, फार फ्लंग का मतलब है दूर दराज। फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज के इलाके, ये भी नोट करें। देयर इज पैल्पेबल डिस्पेयर एंड होपलेस, कैप्चर्ड एप्टली बाय बेसिक सर्वे। एक बेसिक सर्वे हुआ है लेड बाय माय सीनियर कोलीग डॉक्टर दुरे नायाब। तो डॉक्टर दुरे नायाब ने ये जो एक सर्वे किया है, उसमें यह है कि सिटीज़ में भी और दूर दराज के इलाकों में भी हर तरफ एक मायूसी है पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे। और इसमें आगे चल के वो कहता है, हाउ डज वन रेकनसाइल ऑल दिस। एक आम शख्स जो है वो इस सब को कैसे रेकनसाइल कर सकता है, एक दूसरे के साथ मैच कर सकता है। मैच किस चीज़ को कर सकता है? देखिए, पीछे उसने दो बातें की हैं। मतलब पीछे 3-4 पैराग्राफ में ये बताया है कि जीडीपी बढ़ रही है, ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ रही है गवर्नमेंट की, डेवलपमेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिसर्च कहती है
कि हर तरफ मायूसी है, शहरों में भी, देहातों में भी, हर तरफ। तो अब वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मैच कैसे करती हैं। हाउ डज वन रेकनसाइल ऑल दिस। एक बंदा, एक आम बंदा इन दोनों चीज़ों को कैसे आपस में मैच करके देख सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस कोनंड्रम, इस भूल भुलैयों को और इस खेल को समझने के लिए, इट वुड परहैप्स बी वाइज टू लुक बियॉन्ड चूजन मैक्रो स्टैटिस्टिक्स एंड peer into other lesser discussed numbers that matter। कहता है कि इस सारी चीज को समझने के लिए अक्लमंदी ये है कि हम मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो बड़े लेवल पे जो अदादो शुमार हैं उनसे बाहर आके सोचें, और जो कम डिस्कस्ड होने वाले ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं उनकी तरफ भी सोचें। और वो चीज़ें अब वो वन बाय वन आगे बताने जा रहा है। ज़रा आप भी स्टूडेंट देखिएगा, आपके ऐसे राइटिंग वगैरह में ये बड़ी काम आएंगी चीज़ें। हाउ अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट के बारे में क्या ख्याल है। अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन राइट्स एंड द जस्टिस सिस्टम दैट अपहोल्ड्स दीज राइट्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट्स, अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन राइट्स। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन राइट्स का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, कौन सा, प्रॉपर्टी राइट्स। एंड द जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम दैट अपहोल्ड्स दीज राइट्स, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स और वो जो इंसाफ का निज़ाम है जो उसको अप्लाई करता है, उसके बारे में क्या ख्याल है। अब ये बात करने जा रहा है कि क्या वो प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे हैं हमें, और अदालतों में इंसाफ मिल रहा है। बोथ आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, वो कहता है कोई कहीं पे इसका नाम ही नहीं है। क्लीन एयर, क्या हमें साफ हवा मिल रही है। सिटीज लाइक लाहौर एंड पिशावर नाउ फ्रीक्वेंटली टॉप लिस्ट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, डिक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ देयर सिटीजन्स। कहते हैं लाहौर और पिशावर जैसे शहर जो हैं वो मज़ीद आलूदा होते जा रहे हैं, और अपने शहरियों की जो डेनिजन्स, देयर डेनिजन्स, ये डेनिजन्स यहाँ पे सिटीजन्स को कहा जा रहा है। तो वो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि एक रीसेंट रिसर्च ये बताती है कि लाहौर जो पाकिस्तान का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, और जो दुनिया का भी पहला या दूसरा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, उसमें रहने वाले लोगों की एवरेज एज पाकिस्तान के बाकी एरियाज की एवरेज एज से 7 साल कम है। 7 ईयर्स कम है, ये एक रिसर्च है। आगे जी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। पहले उसने दो बातें की, जस्टिस सिस्टम और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, कहता नहीं है। फिर उसने कहा कि साफ हवा है, नहीं है। अब तीन बातें और आ गई हैं। ये पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए अपने पास। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के जो एक पढ़े लिखे लोगों की जो एक डिस्कोर्स है, जो मुकालमा है वो चल रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या हमें बोलने लिखने की आज़ादी है। रिलीजियस टॉलरेंस, क्या मजहबी बर्दाश्त है। आगे आंसर देता है नॉन एग्जिस्टेंट, है ही नहीं। टू द एक्सटेंट दैट सिटीजन्स वैनिश विदाउट अ ट्रेस, minorities fear for their lives, and organized gangs now openly conduct business in the name of blasphemy and murdered citizens and extorting money from their families। कहते हैं कि बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो कि इस सफ़ाए हस्ती से मिट गए और उनका पता भी ना चला। अकलियतें अपनी जिंदगियों की फिक्र में हैं। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स आते हैं और लोगों को तौहीने मज़हब के नाम पे मार देते हैं, शहरियों को, या उनसे पैसों का मुतालबा करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड अ डायनामिक इकोनॉमी क्रिएटिंग जॉब्स, क्या
इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए है और डायनामिक इकोनॉमी है कि वो सब लोगों के लिए एक तरह की जॉब पैदा कर सकें। तो आंसर है यू विश, तुम्हारी ख्वाहिश है नहीं। द लेवल ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, लाइब्रेरीज एट्सेट्रा, क्या ये सारी सहूलतें हमारे पास हैं? पुअर एंड मीडियोकर हैं तो सही, लेकिन बहुत हल्के दर्जे की ये सहूलतें हमारे पास हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास है? पुअर। आंसर है पुअर। With over 200 universities failing to produce anything that can compete with the top tier universities around the globe, and all the while being cesspools of politics, intrigues, and factionalism. कहता है हमारे पास 200 यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें कोई एक भी नहीं है जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से मुकाबला कर सके। ठीक है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स और साजिशें और तोड़फोड़ ये आम है। जो असल काम होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में वो नहीं है, रिसर्च नहीं है। ये सारी बातें जो वो क्वेश्चन मार्क के साथ कर रहा है ना, ये आपके एस्से के असल पॉइंट्स हैं, जो पाकिस्तान के असल प्रॉब्लम्स हैं। इनको अगर आप नोट करें तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक मटेरियल बन सकता है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है? द होल कंट्री स्पेशली सिटीज आर राइफ विद क्राइम एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। कहता पूरा मुल्क जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी का गढ़ बन चुका है। इवन द कैपिटल इस्लामाबाद नियरली 906 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 906 मुरब्बा किलोमीटर, जो कि 2200 यानी कि 2200 सिक्योरिटी कैमरास जहाँ पे लगे हुए हैं, 72 पिकेट्स हैं एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मतलब इस्लामाबाद में 72 जगह पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर चेकिंग होती है। 23 मोबाइल कार्स हैं जो कैमरास के साथ हर वक्त फिर रही हैं। फिर डॉल्फिन स्क्वाड है जो कि आम पुलिस के अलावा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी इस्लामाबाद के स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस्लामाबाद क्राइम से, जुर्म से भरा पड़ा है। सिर्फ 2024 के एक साल में 900 एब्डक्शंस हुई हैं, 900 अगवा हुए हैं वहाँ पे। ये हाल ये हाल है इतनी सारी उसके बाद भी। एंड ऑफ कोर्स, टू प्रोविंसेस आर इन द थ्रोज ऑफ अ फुल ब्लोन इंसर्जेंसी। और दो प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान और केपी के, जिसमें एक तरह की इंसर्जेंसी और एक तरह की बगावत जो है वो जन्म ले चुकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी चांस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज हु डिड दिस टू पाकिस्तान एंड इनेक्टिंग अ टर्न अराउंड फॉर गुड। कहता है कि आखिरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो हमें ये देखना है कि क्या वो लोग के जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है, ये जो ऊपर सारी बातें उसने की हैं, सारे मसाइल गिनवाए हैं, ये मसाइल जो पैदा किए हैं जिन लोगों ने, बेशक वो पॉलिटिशियंस हैं, हुक्मरान हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, जो भी हैं, क्या उन सब की कोई अकाउंटेबिलिटी, उनका कोई एहतसाब होने का कुछ चांस नज़र आता है? तो आंसर है ज़ीरो। नहीं, कोई एहतसाब होने का चांस नज़र नहीं आता। ज़ीरो। कहता है बिफोर सम फोक्स अक्यूज मी ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। कहता है इससे पहले कि कुछ हमारे लोग जो हैं वो मुझे नेगेटिविटी फैलाने का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, वेदर दे लाइक इट और नॉट, वो इस चीज़ को अच्छा समझें या ना समझें, व्हाट आई हैव स्टेटेड हियर इज़ द रियलिटी, जो मैंने कहा है वो हकीकत है। एंड ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट सिटीजंस हैव टू एंड्योर एवरी डे। और मैंने जो बातें कही हैं ये सिर्फ और सिर्फ चंद बातें हैं उनमें से जिन हालात का सामना आम सिटीजन्स को रोज़ाना करना पड़ता है। मैंने तो चंद बातें की हैं। अब आगे वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, आखिरी 3-4 पैराग्राफ्स हैं। द जिस्ट इज दैट merely काउंटिंग ऑन जीडीपी ग्रोथ एज एन एंड टू itself इज illogical एंड काउंटर प्रोडक्टिव। कहता है कि इन सारे का खुलासा ये है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के ऊपर
को काउंट किए जाना और उसके ऊपर भरोसा करना, ये बिल्कुल गैर मंतकी है, इलॉजिकल है, काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब जो चीज़ उल्टा नुकसान करती है वो उल्टा नुकसान कर रही है। ग्रोथ ब्रिंग्स चैलेंजेस ऑन इट्स ओन। कहता है याद रखें, ये इकोनॉमिस्ट है जो ये लिख रहा है, और वो कह रहा है कि याद रखें कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपने साथ अपने एक और तरह के चैलेंजेस भी लाती है, इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, और जिनको अगर सही तौर पर हैंडल ना किया जाए तो कैन बिकम बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट अपॉन देयर लाइव्स। तो वो उनकी जिंदगियों के ऊपर, इंसानों की जिंदगियों के ऊपर एक और तरह का बोझ ला के खड़ा कर देते हैं, मेकिंग इट मोर cumbersome एंड चैलेंजिंग देन बिफोर। उनके लिए जो कि इनकी जिंदगियों को मजीद तल्ख और चैलेंजिंग बना देते हैं। अ फैक्ट दैट फ्लाइज इन द फेस ऑफ पैसा फेंक तमाशा देख। फिलोसफी ऑफ आवर इकोनॉमिक मैनेजर्स। हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनकी जो फिलोसफी है ना कि पैसा फेंको और तमाशा देखो, यानी कि कोई भी मसला है उसे पैसे के साथ हल करो, तो ये मजीद मसले पैदा करती है ये फिलोसफी। तो इसलिए द ऑन गोइंग concrete concretization of Islamabad at an unprecedented pace via overpasses, underpasses, and signal-free corridors serves as an apt example। वो कहता है कि इस्लामाबाद में जो कंक्रीट का एक सैलाब आ गया है और कंक्रीट पे कंक्रीट पैदा किया जा रहा है, जो ओवर पासेस बनाए जा रहे हैं, जो अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं, जो सिग्नल फ्री रोड्स बनाए जा रहे हैं, ये इसकी सही एग्जांपल हैं, ट्रू एग्जांपल हैं। इट इज़ अ रेसिपी फॉर एनवायरमेंटल डिजास्टर। लाहौर की तरह ये माहौलियाती तबाही का एक की रेसिपी है, यानी कि उसकी तरफ ये कदम है। येट इट वुड रजिस्टर एज एन इंक्रीज इन जीडीपी इन नेशनल अकाउंट। हाँ, जीडीपी में ये इंक्रीज ज़रूर हो जाएगी, लेकिन माहौल तबाह हो जाएगा। आवर इकोनॉमिक मैनेजर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हमारे वो मुआशी जो निगरान हैं या मुआशी फैसले करने वाले लोग हैं, बेशक वो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेसी है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आर स्टिल स्टक इन द ग्रोथ टाइम रैप इन विच देयर इज रूम फॉर ओनली अ सिंगल आउटडेटेड फिलोसफी। कहता है कि हमारे जो ये इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो अभी तक वहीं पे स्टिक हैं, वो स्टक हैं ग्रोथ वाली बात पे, जो कि एक आउटडेटेड फिलॉसफी है। और वो क्या फिलॉसफी है? पोर मोर स्टील ब्रिक्स एंड सीमेंट इनटू द ग्राउंड एंड दैट विल डू द ट्रिक, ऑल्सो कॉल्ड ब्रिक एंड मॉर्टर ग्रोथ। कहता है ये अभी तक उधर ही उलझे हुए हैं कि जी जमीन के ऊपर लोहे की, ईंटों की और सीमेंट की भरमार कर दी जाए, यानी कि बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना दी जाएं और ये बहुत बड़ा कोई तरक्की पैदा करेंगी। इसको, अब ये एक इकोनॉमिक टर्म है, इसको भी आप ज़रूर याद रखना है, और ये एक ईडियम भी है इंग्लिश का, इकोनॉमिक टर्म भी है। ब्रिक एंड मॉर्टर ग्रोथ। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है बिल्डिंग्स बना देना, तो या रोड्स वगैरह बना देना, इसको कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर। तो ऐसी ग्रोथ जो कि बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के ऊपर रिलाय करती है उसको ब्रिक एंड मॉर्टर ग्रोथ कहते हैं। कहते हैं अभी ये उधर ही फंसे फंसे हुए हैं। दे गेट देयर फेयर शेयर इन बिटवीन। असल क्या है कि वो अपना अच्छा खासा उसमें से शेयर बनाते हैं, बट एट द एक्सपेंस ऑफ हेल्पलेस सिटीजन्स हु आर लेफ्ट विद मोर बिल्स टू फुट। कहते हैं लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? आम शहरियों के कॉस्ट के ऊपर, कि जो वो जो आम बेयारो मददगार शहरी हैं, हेल्पलेस सिटीजन्स, बेयारो मददगार जो शहरी हैं, हेल्पलेस बेयारो मददगार, ये भी अच्छा एडजेक्टिव है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उनके एक्सपेंस के ऊपर वो अपना हिस्सा बनाते हैं, शेयर बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं। कौन? इकोनॉमिक मैनेजर्स, जो ऊपर बात हुई है। आर लेफ्ट विद मोर बिल्स, वो सिटीजन्स के जिनको बहुत सारे बिल पे करने होते हैं। मोर बिल्स टू फुट का मतलब है बहुत सारे बिल हैं जो पे करने हैं, क्योंकि वो तो हिस्सा बना के गुजर जाते हैं, ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, लेकिन शहरी हैं ना जिन्होंने ये सारे बिल अदा करने होते हैं टैक्सेस के थ्रू। ठीक है।
ये एक ईडियम है जो मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ, ये ईडियम होता है टू फुट द बिल। ईडियम है टू फुट द बिल। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने यूज किया है यहाँ पे। टू फुट द बिल का मतलब होता है कोई भी बिल पे करना, किसी भी चीज का बिल पे करना, खाने का बिल पे करना, बिजली का बिल पे करना। फुट द बिल का मतलब होता है कोई भी माली बोझ उठाना किसी चीज का। टू फुट द बिल। इस ईडियम को भी याद रखें। आगे चलते हैं। द नीडेड शिफ्ट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कहता है जो कि अब ज़रूरी शिफ्ट है जो आना चाहिए, द नीडेड शिफ्ट, इस पूरी थिंकिंग में जो जो अब तब्दीली आनी चाहिए वो ये है कि हमें क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए, क्वांटिटी से बच के। हमें क्वांटिटी ऑफ लाइफ की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाना चाहिए। लाइफ एंड द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन आर मोर देन टैक्स पेयर्स फाइनेंस सिमिटेड मॉन्स्ट्रीज, सॉरी, मॉन्स्ट्रोसिटीज। कहता है कि जो टैक्स पेयर्स या जो नेशन है, नेशन की जिंदगी और उनकी इकोनॉमिक हेल्थ असल चीज़ है। जो फाइनेंस लिमिटेड ये जो है बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो किसी काम की नहीं हैं। द जीडीपी कैन इवन बी से 10% और मोर। जीडीपी 10% और उससे भी ज़्यादा भी हो जाए, बट इफ सिटीजन स्टिल फील इनसिक्योर एंड दैट देयर लाइफ हार्डवर्क एंड contributions have little meaning, and where they are not stakeholders, then all growth would come to naught। कहता है अगर 10% से ज़्यादा भी जीडीपी हो जाए तो फिर भी अगर सिटीजन सिक्योर नहीं है, उनकी उनको ज़िंदगी का खतरा है, उनकी ज़िंदगी, उनका हार्डवर्क, उनका कंट्रीब्यूशन किसी काम का नहीं है, वो ये समझते हैं कि हमारी कोई मेहनत किसी काम की नहीं है, और जहाँ पे वो लोग स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, स्टेक होल्डर्स नहीं है का मतलब ये उनके वोट की अहमियत नहीं है, तो फिर ग्रोथ जो है वो हमेशा कम टू नॉट। एक और ईडियम आता है, कम टू नॉट का मतलब है वो तबाही की तरफ जाती है। तो वो सारी ग्रोथ जो है वो तबाही की तरफ जाएगी। कम टू नॉट का मतलब है उसका कोई फायदा नहीं, वो तबाही की तरफ जाएगी। आगे चलते हैं जी। अब लास्ट पैराग्राफ है, इनफैक्ट सेकंड लास्ट है। आगे एक छोटा सा पैराग्राफ लास्ट में और है। वो कहता है, लेट मी लीव यू विद अ स्टनिंग रिमार्क पोस्टेड बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कराची replying to criticism of why fans did not fill the Karachi cricket stadium for the opening match of Champions Trophy। कहता है कि मैं आपको एक जो कराची का रेजिडेंट है उससे क्वेश्चन पूछा गया कि कराची में क्रिकेट के बड़े फैंस हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक शुरू वाला मैच था, ओपनिंग मैच था, उसमें कराची क्रिकेट स्टेडियम को भर ही नहीं सके कराची के फैन। तो वो आगे उसका जवाब क्या था? आई थिंक पीपल रियली हैव नो क्लूज अबाउट हाउ बैड कराची हैज़ गॉटन। कहता है, वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कराची कितना बुरा बन चुका है, या कितना वो गहराई में जा चुका है, या वो बुरा हो चुका है। द कॉन्स्टेंट रिजेक्शन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी कम्स डाउन टू द डायर सिचुएशन ऑफ एक्चुअल मेट्रोपॉलिटन एरिया। कहता है जो सोसाइटी के, जो कराची के रहने वाले लोग हैं, उनका जो उनकी उनको रिजेक्शन दी गई है कॉन्स्टेंटली, और बहुत सारी रिजेक्शन है और हर तरफ से रिजेक्शन है, उसने बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। द रोड ब्लॉक्स, रिजेक्शन का मतलब ये कि उनके मसाइल की तरफ तवज्जो ही कोई नहीं देता। द रोड ब्लॉक्स, ट्रैफिक, क्राइम, जनरली एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एज अ सिटी, ऑल दिस एंड मोर मेक्स एनी एंटरटेनमेंट लाइक क्रिकेट फील लाइक अ सर्कस दैट पीपल विल रादर अवॉइड। कहता है ये जो रोड ब्लॉक हैं, ट्रैफिक के इश्यूज हैं, क्राइम है, फिर उसके बाद ये बढ़ती हुई डिससेटिस्फैक्शन है, तो ये लगता ही नहीं है कि किसी को ये सिटी याद है कराची। तो फिर ये क्रिकेट तो एक एंटरटेनमेंट है, वो एक सर्कस ही लगती है और लोग इसको अवॉइड ही करेंगे। लास्ट है जी, इफ़ अ रेजिडेंट कैन अंडरस्टैंड। असल एक सेंटेंस का ये पैराग्राफ है और ये पूरी जान है पूरे इस आर्टिकल की, कि इफ़ अ रेजिडेंट कैन अंडरस्टैंड द डिससेटिस्फैक्शन एट हैंड। कि अगर एक आम शहरी जो है
वो इस तरह की जो गैर इत्मीनानी कैफियत जो आम मौजूद है, एट हैंड का मतलब है जो मौजूद है हर तरफ, अगर वो इस चीज़ को समझ सकता है, तो वाई कांट दोज इन अ हाई पल्पेट ऑफ गवर्नेंस, तो वो जो कि गवर्नमेंट में हाई जगहों पे बैठे हुए हैं वो क्यों समझ नहीं सकते? उनको भी समझना चाहिए। राइटर एक इकोनॉमिस्ट है, जो कि इकोनॉमिक सर्वेज करते हैं। तो बहुत इस आर्टिकल में जान है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। इंशाल्लाह इसी तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह कमिंग डेज में भी आपके लिए लाते रहेंगे स्टूडेंट। आई होप कि ये चीज़ें आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। अल्लाह हाफिज़।